कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, जब उसका अपोजिट है। लेकिन कमेंट करके आपको ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव घटता है या बढ़ता है। ये नोट डाल के लिखाया था मैंने, रिमार्क डाल। ठीक। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 09, अपना 9th लेक्चर अपनी सीरीज का, चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम। और अपनी चल रही थी सीरीज जो जिसका लेक्चर है आज पार्ट थर्ड लेक्चर है आई थिंक, उस सीरीज का, जो कि हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स पे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है चैप्टर 2 में, उस पर हम सवाल करने जा रहे थे, और उसका पार्ट थर्ड है ये। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर भी जो है हमने सवालों पर गुजारे कि किस प्रकार के सवाल सामान्यतः पूछे जाते हैं, ताकि आपको जितने भी फॉर्मूले अभी अपने पास आए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है, उस पर एक एक्सरसाइज हो जाए, एक कसरत हो जाए। चीजें जब बार बार इस्तेमाल होती है क्वेश्चंस के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू, तो वो चीजें मेमोराइज होने लग जाती है, याद होने लग जाती है। इसलिए आपको जो है क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और बोला जाता है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए, ताकि कॉन्सेप्ट फॉर्मूला आपके माइंड में रिटेन होता रहे, बैठ जाए वापस। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल के ऊपर। किसी वैद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। जैसे कि आपको दे रखा है V बराबर ये, किसी जगह पर जो वैद्युत विभव है वो दूरी के साथ बदल रहा है, या दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि वहां पर उस जगह पर आपके पास वैद्युत विभव जो है वो इस हिसाब से दे रखा है, 343/R वोल्ट। यानी कि अगर दूरी में परिवर्तन होएगा तो वैद्युत विभव में भी परिवर्तन होएगा। तो यहाँ पे जो वैद्युत विभव है वो परिवर्ती वैद्युत विभव, समान नहीं है। और आपको वैसे भी पता है कि दूरी के साथ साथ वैसे भी वैद्युत क्षेत्र जो है या तो घटेगा या बढ़ेगा, डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ। आपको मैंने बताया भी था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र कम होता है या बढ़ता है, कमेंट बॉक्स में बताना। और विपरीत जाएंगे तो ऑब्वियस बात है उसका अपोजिट है। लेकिन कमेंट करके आपको ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव घटता है या बढ़ता है। ये नोट डाल के लिखाया था मैंने, रिमार्क डाल, ठीक, आपको बताना होगा। खैर आगे बढ़ता है। तो स्थिति सदिश इसके लिए आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या लगेगा इसमें। तो सूत्र आपको दिख तो रहा है, देखो पूछा क्या है, दिया क्या है, वैद्युत विभव दे रखा है, और पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। तो अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा उसमें से आपको ये तो क्लिक कर गया होगा कि हो ना हो इसमें वैद्युत विभव, अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध देखा था कि ये दोनों आपस में किस प्रकार के संबंध रखते हैं। तो लगेगा तो हो ना हो दोनों में संबंध वाला सूत्र। तो अपन ने जो संबंध पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बस वही संबंध यहाँ पर लगेगा। अब देखो सामान्य तौर पर संबंध पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब आप ये भी बताओ कि कौन सा संबंध पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था, ये वाला? तो मैंने आपको ये वाला संबंध पढ़ाया था। लेकिन जब अपन सवाल करते हैं तब चीजें असल में किस प्रकार से यूज होती है, तब जाकर के समझ में आता है। अपन ने संबंध पढ़ा था लेकिन लगेगा है, अलग नहीं है दोनों। और सर आप तो गलत पढ़ा दिए, नहीं अलग नहीं है एक ही। लेकिन कब क्या दिया हुआ हो उस समय क्या लगाना है ये डिपेंड करता है। भाई अपन को अल्टीमेटली एग्जाम में जाकर क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। तो अपना मकसद जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपन को पता तो होना चाहिए ना कि अच्छा ये फॉर्मूला इस प्रकार के क्वेश्चन में इस हिसाब से यूज होएगा। फॉर्मूला ये अलग फॉर्मूला नहीं है, ऐसे मत सोचो कि आपने तो क्या पढ़ाया था अब लगा क्या रहे हो, अलग फॉर्मूला नहीं है यही, अभी बताऊंगा भी। लेकिन कैसे क्या लगाते हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सा इस तरीके से एक्ट करना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप हर समय, अगर आप खुद ही देख लो ना, आप हर समय परमानेंट मोटिवेटेड थोड़ा ना रहते हो। जब सिचुएशन डिफरेंट आती है तब आप अलग हो जाते हो। तो इसलिए हर सिचुएशन में अलग तरीके से एक्ट करना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। वैसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला यही लग रहा है वैद्युत क्षेत्र को, लेकिन कौन सा क्या दे रखा है वो उस पर डिपेंड। खैर
लेक्चर ज्यादा हो जाएगा इसलिए देख लेते हैं। तो सूत्र क्या कह रहा है, देखो जब वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ हो और वैद्युत विभव पूछा जाए तो ये वाला लगाना है, इसका उल्टा दिया हुआ हो, वैद्युत विभव दिया हुआ और वैद्युत क्षेत्र पूछा जाओ तो अलग। तो इसमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि साहब वैद्युत विभव दे रखा है और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये वाला दे रखा है। तो वैद्युत विभव पूछा जाए तो डीवी बराबर, भाई जो पूछा जाए सूत्र जो है उसी के रूप में होना चाहिए, तो सूत्र उसी के रूप में, वैद्युत विभव पूछा जाएगा तो विद्युत विभव के रूप में सूत्र कि सर वैद्युत विभव अंतर या वैद्युत विभव किसके बराबर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो सूत्र उसके रूप में होना चाहिए, तो ये वैद्युत क्षेत्र के रूप में होगा। इसे वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ई बराबर ऐसे निकाल लेना। अब सर आप कह रहे थे कि ये एक ही है, हाँ देखो ना, इस तरफ समाकलन हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है। क्यों नहीं होगा सर, अगर आप वैद्युत क्षेत्र का मान यहां से निकालना चाहोगे, अब वैद्युत विभव तो वैद्युत क्षेत्र के दूरी के साथ समाकलन के बराबर है, तो आपको पता है समाकलन का उल्टा अवकलन ही होता है, यानी कि अगर यहां से मैं वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहूंगा तो सारी चीजें उस तरफ जाएगी, यानी कि ये dr भी इस तरफ जाएगा, तो दोनों का अवकलन ही तो होएगा। तो चीजें उल्टी ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, इसको उधर भेज दिया, अवकलन हो गया दोनों का, और क्या होगा। सर आर कैप काय को लगा रखा है, अरे यार आपको पता है वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश तो ये राशि तो सदिश हो नहीं सकती, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसका जो आंसर आएगा वो तो एक संख्या आएगी, लेकिन उस संख्या को सदिश राशि कैसे बनाया जाए कि साहब उसको एक एकांक सदिश से गुणा कर दो, तो ताकि ये भी नाराज नहीं होएगा। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो सदिश यानी कि आंसर सदिश में आना चाहिए, तो ये नाराज ना होए, इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाए, इसलिए यहाँ पे आर कैप लगाना जरूरी है ताकि ये सदिश राशि में आंसर दे दे अपन। ठीक है, तो और कुछ ही नहीं है, बस आपको ये छोटी मोटी चीजें याद रखनी पड़ी। भले ही अपन ने जो संबंध पढ़ा था वो ये पढ़ा था, लेकिन अगर आपको इसमें वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव देकर के ये पूछ ले तो फिर आप इसको इस तरीके से मॉडिफाई करोगे और ये लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, रादर देन दिस। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए, तो अपन को वैद्युत क्षेत्र पूछा है, तो वैद्युत क्षेत्र का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वाला फॉर्मूला। हाँ ये भी संबंधी है, ये भी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच में है तो संबंधी, अलग से तोड़ना है कुछ। ठीक है, और क्या, तो क्या लिखेंगे अपन, हल लिखेंगे, और हल में अपन क्या लगाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध से, इन दोनों के बीच संबंध से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ऐसा संबंध है कि साहब ई वेक्टर बराबर है नेगेटिव ऑफ डीवी बटे डी आर और टाइम्स आर कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर, इसको अपन को इस्तेमाल करना। अब सर इस सूत्र में दो चीज आ रही है, एक तो ये अवकलन और एक आर कैप, दोनों को निकाल लो, इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास, और क्या। तो अब सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं ये डीवी बटे डी आर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डीवी बटे डी आर निकालेंगे। आपको v कितना दे रखा है, आपको v दे रखा है सर 343 बटे आर, इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, भाई इसका मतलब क्या है, v का अवकलन कर रहे हैं r के सापेक्ष, तो कर दो सर, आपको v जो दे रखा है उसका अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो दोनों ओर अवकलन करने पर, दोनों ओर अवकलन करने पर, दोनों ओर क्या कर दो आप, अवकलन कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष, तो यहाँ पे भी लिख दो, दोनों ओर अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। भाई अवकलन जब करते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस होना जरूरी है कि सर अवकलन कर रहे हैं लेकिन इसके सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे सामने तौर पर अपन x के सापेक्ष करते हैं, बार बार अपन लिखते हैं ना dy by dx। फिजिक्स क्लास 11 की फिजिक्स में जब आपको अवकलन समाकलन पढ़ाते हैं तो अपन dy by dx ज्यादा लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, r के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिख दो भाई अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो v का अवकलन कर दिया, v का अवकलन कर दिया किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो इसलिए दिया। तो आपको पता है अवकलन करते हैं इसमें, आइए देखते हैं। तो कैसे करेंगे कि सर 343 और ये नीचे बैठा है, ये कहां पर बैठा है, नीचे, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात जो है वो किससे चेंज हो जाएगी, माइनस के साइन के साथ। सर जब ये नीचे था तो इसकी घात क्या थी, तो आपको पता है जब कुछ भी घात नहीं होती इसका मतलब वो घात कितनी होती है, एक। भाई r की घात एक मतलब क्या, r, तो इसलिए यहाँ पे r की घात कितनी है, एक। इसको जब ऊपर लेके, अभी तो ये है हर में, जैसे अंश में जाएगा तो घात जो है वो
आपको पता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, कई दफा बता चुका आपको, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, अंश से हर में या हर से अंश में जब अपन किसी क्वांटिटी को, किसी भी वेरिएबल को ओड़ा सोड़ा करते हैं तो उसकी घात जो है वो नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह के साथ बदल जाती है, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ बदल जाती है। अब इसका आपको अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे करोगे, इसका अवकलन कैसे करोगे, इसको यहाँ पे लिखना सही नहीं रहेगा। आप एक काम करो, क्योंकि ये तो अवकलन हो गया ना, तो यहाँ पे अवकलन तो करा ही नहीं, तो इसको आप यही लिख लो, यही लिख लो। अब यहाँ पे तो आप इसका डायरेक्ट अवकलन कर दो, इसका डायरेक्ट अवकलन कर दो। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो हमको पता है कि x की घात n का जब अवकलन किया जाता है तो क्या आता है कि पावर बाहर पावर से एक कम, याद करो, याद आ गया। इसका जब अपन अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो कैसे किया जाता है, पावर तो बाहर आ जाती है और पावर से एक कम हो जाता है, तो यहां पर भी वो इस्तेमाल होएगा। और कांस्टेंट टर्म, ये चीज क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज रहेगी। अरे नियतांक तो एज इट इज रहता है, वो तो उसका तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी पावर बाहर कर दो, पावर बाहर और पावर से एक कम। अब माइनस एक में से एक घटाओगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करोगे, एक कम कर दिया नहीं माइनस, ठीक है। अब इसको इतना डिटेल में वैसे मेरे को नहीं बताना चाहिए, क्या क्लास 11 से आप अवकलन करते आ रहे हो, पर ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को भी तो चैन नहीं पड़ता जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। तो कोशिश की जाती है कि आपको जो है छोटी से छोटी चीज भी बताई जाए, इसलिए आप कोशिश करा करो जो है वीडियो को 2x पे देखा करो, ताकि आपको जो है फटाफट बोरिंग सा लेक्चर ना लगे। और जिसको दिक्कत है वो आराम से देखो, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझते जाओ। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया अपने पास -343 r की घात -2, r की घात -2। इसको अगर मैं नीचे लिखूंगा बच्चों तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -343 बटे r²। सर जैसे ही आप इसको अंश से हर में लेके गए, घात जो है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ बदल गई। इसको अगर ऋणात्मक चिन्ह के, यानी कि घात का साइन पलट गया, ऊपर था साइन माइनस तो नीचे आते ही प्लस का साइन हो गया, इसलिए आर। तो अपने पास डीवी बटे डी आर की क्या वैल्यू आ गई, अपने पास ये वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर 2। ये किसकी वैल्यू आई है, डीवी बटे डी आर, तो इसकी तो वैल्यू आ गई। अब बचा है आर कैप, आर कैप की भी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, आपको आर सदिश दे रखा है, कितना दे रखा है, आपको आर सदिश दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, आना बोलो, हाँ सर ये दे रखा है। तो इससे जब आप एकांक सदिश निकालोगे, तो आपने कक्षा 11वीं में एकांक सदिश निकालने का सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि एकांक सदिश जो होता है ए कैप, वो जो एक यानी कि एकांक सदिश जो होता है वो किसके बराबर होता है, उस सदिश में अगर अपन किसका भाग दे दे, इस सदिश के परिमाण का भाग दे दे। इस सदिश का परिमाण क्या आएगा सर, तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इस सदिश का परिमाण कैसे निकालोगे, इस सदिश का परिमाण निकाल लो। तो इस सदिश का, किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है कि सर उसमें आई कैप की जो राशि है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप की प्लस के कैप की, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 4 13 और 36, देख लो कितना आ जाएगा, ये हो गया 40, ये हो गया 49। तो r का मान आ गया √49। और आपको पता है सातु सातु, सर सातु सातु होता है 49, इसलिए √49 क्या आ गया, √49 आ गया आपके पास 7, SEVEN, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो √49 क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। ठीक है, तो आपके पास r का मान भी निकल गया। अच्छा ये तो r का मान आया, अपन को तो r कैप का मान चाहिए। तो r कैप का मान कैसे निकालोगे कि सर r सदिश, यानी कि ये जो सदिश है इसमें किसका भाग दे दोगे, r का। r का मान क्या है 7, तो इन सभी में 7 का भाग दे दो, आपके पास r कैप आ जाएगा। तो r कैप का मान क्या आ गया, r कैप का मान आ गया सर 3i कैप बटे 2j कैप माइनस 6k कैप बटे में 7, यह आ गया आपके पास r कैप, समीकरण नंबर 3। तो अपने पास dv बटे dr भी आ गया ये, और r कैप का मान भी आ गया, दोनों का मान आ गया। दोनों समीकरणों को उठा करके किस में पटक दो, पहले समीकरण में पटक दो, वैद्युत क्षेत्र प्रकट हो जाएगा।
आइए पटकते हैं, इसको उतार लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। 1 2 3 4, ये लीजिए मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो अब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और आर कैप का मान निकालते हैं। लेक्चर के एंड में एक शायरी सुनाया करेंगे अब, ऐसा मैंने सोचा है। ठीक है, कोशिश करेंगे हर लेक्चर के एंड में शायरी सुनाए। कभी नहीं सुना पाऊँ तो याद दिला देना कि सर आपने इस लेक्चर में शायरी नहीं सुनी। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको 2 शायरी सुना, एक तो पिछले लेक्चर की जो रह गई थी और एक उस लेक्चर, तो इस लेक्चर में भी शायरी सुनाएंगे। आई होप मुझे याद रहे। ठीक है, आइए देखते हैं कि मुझे याद रहे कि शायरी सुनानी। आइए देखते हैं। क्या कर रहे थे अपन? हाँ, समीकरण 2, समीकरण, ठीक है, ये अलग है। ओके, समीकरण 2 व 3 को, समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर? 1 में रखने पर, जैसे ही रखेंगे अपने पास वैद्युत क्षेत्र का मान निकल करके आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? डीवी बटे डी आर, डीवी बटे डी आर का कितना आया था सर? -343 बटे आर स्क्वायर। और ये अपने पास क्या बोलते हैं, समीकरण 3 में आर कैप का मान निकाला था, कितना आया था सर? ये आया था 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 6k कैप बटे में 7। ठीक है, अच्छा सर मान गए। तो क्या करें सर? तो कुछ ही नहीं, आपको क्या करना है, देखो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो आर क्या है? आर का मान अभी अभी निकाला था अपन ने 7, तो इसका मतलब क्या है? ये 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना? 49। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह 49 पटक देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 343 बटे 49। 49 मतलब क्या? 7 इंटू, चलो एक काम करो 49 लिखो, कंफ्यूज मत। और ये तो हो गया इस तरफ, और इस तरफ क्या है सर? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप बटे में 7। देखो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो मेरे को तो पता ही है, ठीक है, 7 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 7, 7 चौक 28। ठीक है, और फिर आ जाएगा 7 नाम 63, तो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ई वेक्टर कितना आ जाएगा? प्लस का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k। ओ हो, इसका मतलब क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा था। ये देखो, ये रहा 3i कैप प्लस 2j, इस यही आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा था। तो बधाई हो, आपके यहाँ क्या हुआ है? आपके यहाँ वैद्युत क्षेत्र हुआ है। सर कितने किलो का हुआ है सर? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, इतने किलो का हो। तो ये है आपके पास वैद्युत क्षेत्र जो अपन से पूछा था, निकाल लिया। ठीक है, और अब अपन देखते हैं क्या अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करने का स्कोप बचा है। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करने का स्कोप नहीं बचा है, इसलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, एक चीज दे रखी थी, दूसरी पूछी। शुरुआत में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो जरूर याद रखना कि सर क्या दिया हुआ हो तब कौन सा सूत्र लगाना है। जब कौन सा, जब एक चीज दे रखी हो दूसरी चीज कौन सी है वो देख लेना आप, जो भी शुरुआत में बताया था। यानी कि वैद्युत क्षेत्र दिया हो, वो विभव पूछा हो तो कौन सा लगा, विभव दिया हो क्षेत्र पूछो तो इसलिए आपको मेजरली जो सवाल पूछता है वो इस पर आधारित पूछता है, इस फॉर्मूले पर आधारित। भले ही अपन ने वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध इसका दूसरा रूप में देखा था, लेकिन सवाल जो आते हैं न्यूमेरिकल आपके वो इस पर आधारित आते हैं। ये भी वही है, ये भी तो संबंध है दोनों के बीच में, कैसा भी देख लो। समाकलन का इस तरफ लेके जाएंगे, अवकलन हो जाए, ठीक, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा बिना देखे इसकी, और क्लियर हो जाएगा पक्के से। और शायरी मुझे याद है सुनाना, तो देख लेते हैं। तो एक राहत इंदौरी की एक शायरी है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है, जिंदगी से जुड़ी हुई वो शायरी है, और इस प्रकार से है कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। क्या कहते हैं कि उंगलियां अपन सीधे ही पॉइंट आउट कर देते हैं ना किसी को भी कि भाई ये करा था, इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब है। तो इसलिए आसानी से जो है उंगलियां नहीं उठानी। वो विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि
10 साल की उम्र तक, 10-15 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो पिता के साथ रहता है, मतलब ऐसा मान के चलता है कि यही है जो कुछ है, और अच्छी भी बात है, माता पिता की सम्मान करनी चाहिए। फिर जब वो किशोर अवस्था में आ जाता है, व्यस्त हो जाता है, तो 20 से 25 मान लो या 30 तक की उम्र तक जो है, 25 तक बेटर रहेगा कहना, विरोधी हो जाता है अचानक कि ये तो कुछ ही नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। ऐसा होता है, ये साइकोलॉजी कहती है, ठीक है, मैंने मेरी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैंने भी उनसे सुना था इसलिए बता रहा हूँ। और क्योंकि मेरा वही जो है फेज जो है मेरे पास भी है, इसलिए जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता। आप भी शायद उस उम्र में आओगे या आने वाले हो, तो जैसा भी हो आपको भी ऐसा जो है महसूस करने को मिले। फिर जब 30 तक की उम्र के आती है, जब उसके भी बाल बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उसको लगता है हाँ पिताजी कहते तो सही थे, तो वापिस से वो जो है उनकी तरफ रुजू कर जाता है। खैर, मेरी जो शायरी थी वो क्या थी कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जब बारिशों में पतंगे उड़ाते हैं तो क्या उड़ा पाते हैं? मुश्किल होता है बहुत, बारिश बूंदे पड़ रही है, पतंग कैसे उड़ाओगे? नहीं उड़ती आसानी से, और वैसे मेरे हिसाब से तो उड़नी भी नहीं चाहिए, हवा चलेगी बारिश उड़ेगी। तो इसलिए तो कितना मुश्किल होता है वो काम, तो बस वही है जिंदगी। तो ये कुछ इस प्रकार की एक शायरी थी, याद थी, इसलिए कोशिश की सुनाने की, और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ मोटिवेटिंग जो है एट द एंड ऑफ लेक्चर रोजाना कह दूं। अब बोलते हो ना सर मोटिवेशन दीजिए, तो डेली मोटिवेशन काम कर जाएगा ऐसे लेक्चर के साथ अगर रहेंगे। लेक्चर कोशिश करेंगे डेली आए, तो डेली के साथ आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा शायरी के साथ, ठीक। कोशिश किए, बाकी देखते हैं। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।